मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लगातार व्याकरण पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समास की मोटी मोटी बातें आपके साथ साझा की थी। आज हम वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं और समास की एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने समास की बात की थी कि समास संक्षेपण का नाम है। अब संक्षेपण कैसे कैसे किया जाता है उसके आधार पर समास के भेद होते हैं। अब जो भेद होते हैं उसमें दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि समास, ये चार उदाहरण दे देते हैं और पूछ लिया जाता है कि अव्ययीभाव समास कहाँ है, बहुब्रीहि समास कहाँ है। फिर दूसरा आ सकता है कि समास का विग्रह दे देते हैं, उसके सामने समास देखते हैं, आपको पहचानना होता है कि सही विग्रह कौन सा है। तो विग्रह को भी ठीक से समझना जरूरी है। विग्रह कहते क्या है? जैसे संधि में संधि विच्छेद होता है, वैसे समास में विग्रह होता है। विग्रह का मतलब अलग अलग करना। और जैसे हमने बात की थी भी, संक्षेपण में वक्ता बोलते समय जो बीच में और, तथा या का, की, में जो भी है उसका लोप करके बोलता है। जैसे बोल दिया माता पिता, तो माँ और का यहाँ लोप किया। तो जो माता और पिता किया ये उसका विग्रह है। तो इसको कहते हैं विग्रह करना। इसमें दो पद है, ये एक पद और ये दूसरा पद। इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद। पद का मतलब भी थोड़ा सा समझ लें आप, पद क्या होता है। देखो, हमारे भाषा में दो प्रकार के शब्द आएंगे, एक को कहेंगे शब्द और एक कहेंगे पद। तो पद के ऐसे भी पद लिखा जाता है और ऐसे भी पद लिखा जाता है। जब हम संधि कर रहे थे तो इसका जिक्र हमने किया था। अब पद का और पद से ही पाद बनता है। पाद मतलब पैर। तो पैर का काम क्या होता है? चलना। तो यहाँ भी जो पद है वो चलने के अर्थ में है। कैसे? जब शब्द चलने लगता है, जैसे मैंने बोला लड़की, मैंने बोला गुलाब। अब लड़की, गुलाब, फूल, चलना, इससे आप श्रोता कुछ भी समझ नहीं रहा है। परंतु जैसे ही मैंने बोला लड़की गुलाब सूंघ रही है, तब आपको ये लड़की, गुलाब, सूंघ रही है, पूरा ये सब पद है। लड़की भी पद है, गुलाब भी पद है, सूंघ रही ये भी पद है। तो अब कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है। अर्थात उसके साथ कोई लिंग, वचन, कारक के अनुसार वह उसके साथ वाक्य में वो चलने लगता है, तब उसे कहते हैं पद। जैसे ये लिख दिया हमने, राम खाना है, खाता है। अब ये खाना दोनों अर्थ में आता है, भोजन के अर्थ में भी आता है, खाने के अर्थ में भी आता है। तो अब इसको हम लिखते हैं राम खाना खाता है। अब ये जो खाने की क्रिया है वो इसका क्रिया का रूप बदल गया, तो ये पद बना, ये पद बना, ये भी पद बना। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है, अर्थात वो शब्द चलने लगता है। तो पद उसे कहेंगे जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार वह शब्द अपना रूप तय कर लेता है। तो जैसे ही रूप तय करता है वह उसका पद बन जाता है। इसलिए जब हम समास की बात करते हैं तो वहाँ पद का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि समास में बात करते समय कोई भी उदाहरण है वो वाक्य में काम आता है। जैसे मैंने बोला कि मैं चतुर्भुज जी के दर्शन करके आया हूँ, तब यहाँ चतुर्भुज है वो बहुब्रीहि समास है। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि आज हमने चतुर्भुज पढ़ा, या गणित के शिक्षक ने चतुर्भुज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, तो यहाँ चतुर्भुज है वो द्विगु समास है। तो वाक्य में
पता चलता है कि समास कौन सा है। और वाक्य में जब आता है कोई भी शब्द तो पद बन जाता है। सिंपल सी परिभाषा याद रख लो, पद माने चलना। जब शब्द चलने लग गया का मतलब वाक्य में आ गया तो वह शब्द बन गया, वो पद बन गया। तो इसलिए इसमें हम पद का ही प्रयोग करते हैं, ये पूर्व पद और यह उत्तर पद। अब जो जिसका लोप किया हुआ है उसको वापस रख देना ही विग्रह कहलाता है। जैसे मरणोपरांत, तो मरण के उपरांत, तो यहां पर के का लोप करके शब्द बनाया था, तो ये यहां पर उसका विग्रह कर दो। तो अब कई जगह तो आपको विग्रह करते समय केवल शब्दों को वैसे के वैसे रखना है, और कई जगह थोड़े से आपको समझाने के लिहाज से व्याख्यायित करना है। जैसे मान लो शब्द आ जाए यथाशक्ति, तो अब शक्ति के अनुसार करना पड़ेगा। तो परंतु ज़्यादातर आपको उदाहरण जो भी आएंगे उसमें शब्दों के पर्यायवाची नहीं रखने, शब्दों के वही मूल रूप रखे जाने हैं। जैसे मान लो शब्द आ गया चरण कमल, ये कर्मधारय समास है मान लो, तो हमें इसको पद रूपी कमल नहीं लिखना है या पद रूपी पंकज नहीं लिखना है, हमें इसका जब करेंगे तो चरण रूपी ही कमल ही करना है। इस बात का भी ध्यान रखना विग्रह करते समय कि हमें एक तो विग्रह करते समय वो ढूंढना है कि इसमें मूल रूप में क्या था, दूसरा ये ढूंढना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, और तीसरा ये रखना है कि उसमें आपको किसी प्रकार का जो पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तो थी विग्रह संबंधी बातें। अब विग्रह संबंध में एक तो पद का बता दिया, पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें। अब आपको ये समझना है कि और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे पद कैसे बनता है। जैसे मैं शब्द है, अब मैं, अब इसके साथ आप कारक लगा दे तो मैंने कर्ता कारक लगाया, मैंने, मुझे, विशेषण, ये विशेषण बनता है मेरा, मेरी, तो ये सब क्या बन रहे हैं, पद। तो कई बार तो जो शब्द से पद बनता है तो उसमें विकार आता है, और कई बार विकार नहीं आता, वो हमारी हिंदी की प्रकृति है। संस्कृत में तो विकार आ ही जाता है, हिंदी में हमारे ऐसा है कि कई बार विकार नहीं आता। वहाँ तो जैसे राम शब्द आया, राम है आ गया, कर्ता होते ऐसे आ गया। हमारे यहाँ पद बनते समय कई बार विकार हमें दृष्टिगत नहीं होता है, वहाँ विकार होता है परंतु दृष्टिगत नहीं होता, तो भी वो उसके हम पद ही कहेंगे। तो समास में यह अपेक्षा रहती है कि कोई उदाहरण भी पूछा जाए तो वाक्य में प्रयुक्त करके पूछा जाए तो स्पष्टता रहती है। अन्यथा कई बार भ्रम रहता है कि इसमें हम द्विगु करें या बहुब्री करें, इस प्रकार की कन्फ्यूजन तभी आती है जब वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हमने ये विग्रह को समझ लिया और पद को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इसके जो विभाजन है समास के, तो पहला विभाजन था पूर्व पद प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान में ये पहला समास है अव्ययी भाव समास। गौर करना, तसल्ली से समझना, अपने को समझने की जल्दी नहीं करें, जल्दी करेंगे तब समझना घातक हो जाएगा। सनहि कंथा स्नेहि पंथा, एक सूत्र है सीखने का, सनहि कंथा और स्नेहि पंथा। पंथ जानते हो रास्ते को, अगर रास्ते पर आप चल रहे हो और बहुत जल्दबाजी करो लोगे तो रास्ता आपस का कटेगा नहीं, बहुत तेज दौड़ना शुरू हो देगा, सांस आप जाएगा और आपकी वो धीरज शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अगर रास्ता आपको काटना है तो उसमें टाइम लगेगा, आप धीरज के साथ टाइम रखोगे तो आराम से रास्ता पार होगा। वैसे कैसे, सनहि कंथा, कंथा कहते हैं गुदड़ी को। इससे प्रसंग भी एक बहुत अच्छा याद आ गया। एक बार मेरे दोस्त के यहाँ भतीजी हुई, तो दोस्त ने कहा कि भतीजी का नाम रखा है हमने, बहुत सुंदर नाम रखा है। मैंने क्या रखा है कि कंथा। तो मैंने पूछा भी कंथा का अर्थ जानते हो? जानता तो नहीं,
कोई नाम बहुत संस्कृत निष्ठ लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और घर में सबको पसंद आ गया। अरे मैंने कहा भाई शब्द का अर्थ तो समझ लो, लड़की बड़ी होगी पूछेंगे भी तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, फिर आप नाम का मतलब समझाओगे, लोग समझाएंगे, तब कितना खराब लगेगा। तो बताओ अर्थ क्या होता है। तो कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी, जो बिछाने की जो होती है, जिसमें कपड़ों के टुकड़ों से जो एक बिस्तर तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं गुदड़ी, उसको कहते हैं संस्कृत में कंथा। तो जैसे गुदड़ी धीरे धीरे सिली जाती है, वैसे मार्ग धीरे धीरे तय किया जाता है, वैसे ही धीरे धीरे विद्या तय की जाती है। तो इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे, कोई ट्रिक से सीखना कोशिश करोगे, तो वहाँ सीखना आपका घातक हो जाएगा। तो इसलिए धीरज के साथ और तसल्ली के साथ सीखना बहुत जरूरी है। तो शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः विद्या तथैव च। तो ये धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ सीखोगे तो वो सीखना पक्का होगा और मजबूत होगा। अब तो हम वही बात कर रहे थे कि अव्ययी भाव समास है क्या दरअसल। इसमें दो शब्द है, अव्यय और भाव, यौगिक शब्द बनता है। अवयव का भाव मतलब अवयव जब ई लग जाता है तो अवयव से संबंधित भाव। तो जो शब्द अपना रूप अव्यय बना ले वह पद, समासिक पद अव्ययी भाव समास का कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए कि जो अव्यय नहीं था परंतु अव्यय बन जाए वह पद अव्ययी भाव समास का पद कहलाता है। जैसे अव्यय ई जो लग गया, अव्यय से संबंध रखने वाला भाव। जैसे ये शब्द है यथा और शब्द आ गया शक्ति। तो ये शक्ति, ये शक्तियां हो सकता था, इसका मतलब शक्तियां हो सकता था, इसका मतलब इसमें विकार आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जबकि अव्यय का मतलब ही क्या होता है, जिसका परिवर्तन नहीं हो, अव्यय, जिसका खर्च नहीं हो। खर्च नहीं हो मतलब विकार नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। अव्ययी भाव समास का एक कुंजी वाक्य है कि आपके सामने कोई शब्द आ गया, आप उसको देख लो, उसका बहुवचन बना के देख लो, उसमें कारक लगा के देख लो। अगर ये आता है इसका मतलब वहाँ अव्ययी भाव समास तो 100% नहीं होगा। एक सामान्य सा नियम है। जैसे मान लो कोई शब्द आ गया आपके पास प्रतिदिन, अब प्रतिदिनों होता है क्या देख लो, प्रतिदिना होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब प्रतिदिन आपका समास अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही मान लो अनुकृति आ गया, अनुकृतियां होता है क्या, हो जाता है। जो नकल की हुई कॉपियां होती है उसको कहते हैं अनुकृति एक, अनुकृतियां बहुत सारी। प्रतिलिपि, प्रतिलिपियां, इसका मतलब वहां पूर्व में अव्यय लगा हुआ है परंतु अव्ययी भाव समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अव्यय का गुण नहीं आया। अव्ययी भाव समास का एक सूत्र वाक्य है कि वह शब्द या पद अव्यय बन जाता है, उसमें विकार नहीं होता, परंतु लेकिन ऐसे ऐसे बन जाता है। जैसे लेकिन कोई लेकिनों बनता है कि नहीं बनता ना, वैसे ही ये शब्द बन जाते हैं। तो अव्यय का मतलब वही होता है कि जिन शब्दों में किसी के कारण कोई लिंग हो जाए, वचन आ जाए, लिंग से एक वचन, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कारक, कोई से कारक आ जाए, क्रिया आ जाए, कोई कुछ भी लग जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, उसे कहते हैं अव्यय। संस्कृत में अव्यय को और उपसर्गों को अलग अलग रखते हैं, वहाँ उनकी परंपरा है। हमारे यहाँ जो उपसर्ग और अव्यय है वो एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं और शब्द के आदि में लग करके उसमें अर्थ में बदलाव लाते हैं। जैसे यथा अव्यय है, पुनर्अव्यय है, अंतर अव्यय है, वही अव्यय है, परंतु वो हमारे यहाँ हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग है और बाकी अव्यय है,
अव्यय है, हालांकि अव्यय जो उपसर्ग है वो अव्यय का पार्ट है, उसी के अंतर्गत समाहित है उपसर्ग। तो इसका ये खुद भी शब्द जो अव्यय है, इसको आप गौर से देखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय नहीं हो। अब जो व्यय नहीं होता है, कोई चीज़ खर्च नहीं होती है, मान लो आपके पास 1000 रुपये पड़े हैं और वो व्यय नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो अव्यय थोड़ा बोलते हैं उसको, अव्यय नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब इसने अपना जो अर्थ है ना, इसका और इसका अर्थ, दो पद है ना इसमें, अ और व्यय, ये दोनों पद यहाँ पर अपना अर्थ सुरक्षित रखना छोड़ दिया है इन्होंने। अब इसका अर्थ उन कुछ एक शब्दों में सीमित हो गया है जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। मान लो आदि, आ, उद, अन, बे, ला, बही, हमारे लिए तो सारे अव्यय हैं, उनके लिए ये सुरक्षित हो गया है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अव्यय शब्द अपने आप में ही बहुब्रीहि है, ये ध्यान रखना। बहुब्रीहि क्यों बना? क्योंकि इसने अपना जो शब्द का जो अर्थ है वो पद का जो मूल अर्थ नहीं रखा। हमने जब की थी ना कि पद की प्रधानता के आधार प्रकार बनते हैं, पूर्व पद प्रधान, फिर उत्तर पद प्रधान, फिर दोनों पद प्रधान, फिर अन्य पद प्रधान। तो इसमें तो अन्य बात ही हो गई, ये दो बातें रही नहीं, वो तीसरी बात ही हो गई। तो इसलिए इस हिसाब से ये खुद ही बहुब्रीहि समास बनता है। तो अब हमने अव्यय भाव को, एक तो ये समझना है कि अव्यय भाव समास होते ही जो अव्यय नहीं है उसको वो अव्यय बना देता है। जैसे शब्द है घर। अब घर शब्द क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब घर घर बना देता, ये क्या बन गया? वही अव्यय भाव समास। इस घर घर घरों नहीं होता, घर घरे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी बदलाव नहीं होता, इसको इसलिए इसको कहते हैं अव्यय भाव समास। ऐसे ही रात संज्ञा शब्द है, ये रातों रातों रात, रातों रात, दिनों दिन। तो अब यहां कोई अव्यय अलग से लगाव नहीं है, परंतु ये पूरा पद ही अव्यय बन गया। हमारी गलती क्या हो जाती है, हम अव्यय भाव समास को पढ़ते समय ये मान लेते हैं कि इसमें अव्यय होगा पहला पद, और फिर वो जो समास बनेगा वो अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है कि वह जो पद अव्यय बन जाए, उसमें दो पद हो, उत्तर पद और पूर्व पद हो, वो, क्योंकि एक पद होगा तो समास होगा ही नहीं, तो दो पद हो और दोनों पद में मिलकर के वो अव्यय बन जाए, उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। अब जो प्रधानता की बात थी वो बता दी मैंने कि ये अब लगते ही वो अपना अर्थ अपने अनुसार बना देता है। जैसे यथा शक्ति, दिन भर, भर पेट, तो अब भर लगते ही वो पूरा पद अव्यय हो गया। दिन शब्द संज्ञा है, और जैसे भर लगा दिया वो वहां सीमित हो गया। दिन भरो, दिन भरी नहीं होता। तो इस प्रकार हमने इसको यूँ समझना है कि अव्यय समास में एक तो ये कुंजी वाक्य है कि ये अव्यय हो जाता है, दूसरा इसमें पूर्व पद, अधिकांश शब्दावली में पूर्व पद अव्यय होता है, वो बाद में भी हो सकता है, पर अधिकांश पूर्व पद में अव्यय होता है। और तीसरी बात, हमारी हिंदी की प्रकृति है कि हमारी जो पुनरुक्ति से, जो संस्कृत में अलंकारों में आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के जो भी उदाहरण है हमारे, वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। किसमें? अव्यय भाव समास में। तो हम तीन तरीके से इसके उदाहरण हो सकते हैं। एक तो मान लो पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। ये बहुत प्रति वाले उदाहरण, अनुकरण, प्रतिघात,
प्रत्यागत, अभ्यागत, तो ये सारे उदाहरण जो है वो सारे सारे अभ्यागतों होता है, तब अभ्यागत नहीं लेंगे। जो भी ये गौर कर लेना, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ विकार आ सकता है, उस उदाहरण को हमें इस अव्यय भाव समास में नहीं लेना। ये प्रकार जो कर रहे हैं परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता है, केवल हम समझने के लिए, हमारे दिमाग में इसकी छवि स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि अव्यय भाव समास में स्थितियाँ कैसे कैसे बनती है। तो पहले पूर्व पद अव्यय, जैसे अतिरिक्त, कुछ लिख के समझ लो, अतिरिक्त, अनुकरण, आमरण, आजन्म, अत्यधिक, या अत्यधिको नहीं होता, अत्यधिक ही होता है। ऐसे दरअसल, जो भी इसमें संस्कृत के 22 उपसर्ग, कुछ हिंदी के उपसर्ग, कुछ जो अरबी फारसी के उपसर्ग, सब मिला करके जब ये लगते हैं फिर वो अव्यय बन जाते हैं, तो वो सारे उदाहरण इसमें आएंगे। जैसे बेदखल, बाजाप्ता, बखूबी, बेहया। तो जो भी ये उदाहरण आपको ये लगे, आप उदाहरणों का एक सिस्टम है, मेरे मुंह से कोई गलत भी निकल सकता है, बस उसको चेक ये करना है अपने को ध्यान से कि आपको वो एक, आपको पाना लगाना है, 22 नंबर पाना है, 23 नंबर पाना, जो भी पाना इसका 22 नंबर, 23 नंबर जो भी तय है, वो पाना कौन सा है, ये पाना ये देखना है कि ये अव्यय बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अव्यय का पाना है, उस पाने को हमें अपने पास रखना है और उसी से उसको खोल के देखना है। अगर वो पाने से खुल रहा है, इसका मतलब तो वहाँ अव्यय भाव समास है या नहीं है, उसी से चेक हो जाएगा। उसके विकार हो रहा है तो नहीं है, और नहीं हो रहा है तो वहाँ अव्यय भाव समास नहीं है, और नहीं हो रहा है तो अव्यय भाव समास है। ये वो जितने भी उपसर्ग हैं उन सब से इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अगर आप दो प्रकार से इसका विभाजन करते हो तो पूर्व उपसर्ग लिख दो, फिर अव्यय लिख दो। हालांकि अब जो हमारे यहाँ ऐसा कोई विभाजन जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको ये लिखा है कि जब पूर्व पद जो अव्यय है उससे जो अव्यय भाव समास बनते हैं उसमें इस प्रकार के उदाहरण काम में लिए जाते हैं। दूसरा है जिसमें उत्तर पद अव्यय होता है। ये उदाहरण सबसे ज़्यादा उदाहरण ये, और सेकंड नंबर उदाहरण ये। जैसे हम लिखते हैं अनुसार, कथनानुसार। जैसे नित्य प्रति, अब देखो यहाँ ये प्रति सब जगह आगे आगे आता है, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्याघात, प्रत्यास्मरण, परंतु सब यहाँ ये प्रति यहाँ भी आ सकता है। जैसे जीवन भर, ये भर पेट आगे आता है, यहाँ पीछे आ गया। उसी प्रकार विवेक पूर्वक, ये पीछे आ गया। ये उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती, ये जितने वर्ती वाले उदाहरण इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर जो अव्यय है वो पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पूर्व पद में भी अव्यय हो सकता है और उत्तर पद में भी अव्यय हो सकता है। बस बात वही रखनी है कि आपको उसमें चेक ये करना है कि वो अव्यय बना रहे। अव्यय नहीं बनता है तत्काल उसको वहाँ से हटा दो अव्यय भाव समास में से। अब तीसरा है, दो प्रकार के हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तीसरे उदाहरण मिलते हैं हमें जो हमारी हिंदी की परंपरा है उसमें है कि ये जो पुनरुक्ति के जो शब्द क्या दोहराव होता है, दोहराव कह सकते हैं। जैसे एकाएक, दिन दिन। अब प्रतिदिन भी अव्यय भाव समास है और दिन भी अव्यय भाव समास है। ये जो विभाजन किया है वो केवल इसलिए कि हमारे व्यवहार में कितने प्रकार के उदाहरण काम आते हैं और हम जब परीक्षा में आता है तो उन सबको समझ रहे हैं कि यहाँ अव्यय भाव समास में
जब हम बात कर रहे थे तो इस प्रकार के उदाहरणों की बात हो रही थी। अब दिन भर भी होता है, दिन भी होता है, हर दिन भी आता है, तो सब जगह समास यही आएगा, अव्ययभावी होगा, क्योंकि सब जगह वो अव्यय बना रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। ऐसे जैसे मारामारी क्रिया से भी बन जाता है, मारामारी, जैसे वो मंद विशेषण से बनता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण से बनता है, तो ये विशेषण से भी बन जाता है, क्रिया विशेषण से भी बन जाता है, संज्ञा से भी बन जाता है। हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि ये किससे बन रहा है, हमें ये ध्यान रखना है कि वह अव्यय बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो अव्यय भाव समास में हम जो गलती ये करते हैं कि अव्यय को देखते यही बता देते हैं कि जिसका पहला पद अव्यय होगा वो अव्यय भाव समास होगा। ये बात गलत नहीं है, परंतु यह बात इस पर शाश्वत सत्य रूप से लागू नहीं होती। ये इसकी एक विशेषता जरूर है कि इसमें पूर्व पद, अधिकांश जो पद है वो अव्यय होते हैं। अभी हमने जो बात भी कर ली सारी, अ वाले, आ वाले, नी वाले, जैसे निरोग, नियमन, निमंत, तो ये जितने भी आपके उपसर्ग वाले हैं, जितने भी आविर, बहिर, अंतर, पुनर, सो भी आएंगे, बस ये ध्यान रखते रहना आप बस अव्यय बना रहे। अव्यय में किसी प्रकार की कोई भी छूट की गुंजाइश इसमें नहीं है, बस इसी बात को आप ध्यान से समझ के रखना। यहाँ जो ये देखो, यहाँ क्रिया से भी बन रहा है, ये क्रिया विशेषण से भी बन रहा है, ये विशेषण से भी बन रहा है, ये संज्ञा से भी बन रहा है, ये विशेषण से भी बन रहा है, तो कहीं पर भी पुनरुक्ति हो रही है, कहीं पर भी दोहराव हो रहा है, वो सब जगह हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि हमारे यहाँ भाषा में ये जो अव्यय भाव समास है वो 3 तरह से काम आते हैं। पूर्व पद अव्यय लग करके, और बाद में पद अव्यय लग करके, और 2 शब्दों का क्रम एक साथ आकर के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा अव्यय भाव समास है वो एक नए रूप में हिंदी में सामने आते हैं। और बहुत दोस्तों खुशी की बात है कि हमारी हिंदी ने इस समास में बहुत नए नए शब्द बनाए हैं। ये जो दिन दिन, पल पल, हर पल, इस प्रकार का जो परिवर्तन करके जो समास बनाए हैं वो हमारी हिंदी की बहुत खूबसूरती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी बात से मुझे हमेशा अवगत करवाते रहिए, ताकि आपको नई नई जानकारी और अच्छे से मिल जाए। जैसे एक अभी मेरे जो दर्शक है उसने पूछा था कि ये जो आप समास कर रहे हो उसको संक्षेपण भी कहा जा सकता है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल कहा जा सकता है। समास में जो शब्द है सम और अस, तो अस धातु है, उसका अर्थ क्षेपण होता है। क्षेपण का मतलब जो बाण का संधान करना, और बाण का संधान कैसे करना? भली प्रकार से। तो अब सम को अगर यहाँ लगा दो, ये क्या बन गया? ये बन गया संक्षेपण। तो ये बाण का संधान करना, बाण को वहाँ चलाना, उसको क्षेपण कहते हैं। तो वही संक्षेपण है और वही समास है। तो समास और संक्षेपण बिल्कुल पर्यायवाची है। तो इस प्रकार कमेंट बॉक्स में जब साथी लोग पूछते हैं या व्हाट्सएप करके पूछते हैं तो हम विषय को और ज़्यादा पुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं है। तो सामने नहीं है तो इसलिए हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, और जब तक सवाल जवाब नहीं होता दोस्तों, बात अच्छी तरह से आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जितने चाहें उतने सवाल करें, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दें। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम विषय को और ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। अब हम अगले वीडियो में अगले समास के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।